पता है यहाँ पे इसमें कम्युनिटी सेंटर है जो भी इसकी क्या वो है, किस सोसाइटी के अंदर बना हुआ, कैसे बना हुआ है? ये सर कोई सोसाइटी नहीं, हम वैसे ही देख रहे हैं कि इसकी साफ सफाइयाँ करते हैं। नगर की जगह है ये, नगर परिषद की, नगर परिषद की जगह है। तो मैं आपको आज ही वादा कर रहा हूँ इस बात का, मेरे को वो जिम्मेवारी मिली तो ये वहां तक पूरा हॉल बना हुआ होगा। ये मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ। देखो कैंप में भी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, कैंप में ढींगरा भवन भी बना हुआ है, वो भी नगर परिषद का है, और वो पूरा उसमें बढ़िया तरीके से अंदर हॉल बना हुआ है। और समाज के कार्यक्रम के लिए उसको हॉल का यूज भी होता है कि सब जो वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले हैं, आज ढींगरा भवन में कोई शादी होती है तो वहाँ पे शादी भी होती है, कोई और सामाजिक काम हो सामाजिक काम भी होते हैं, सरकार के काम हो सरकार के भी काम होते हैं। मैं वही बताया मेरा जैसे मेरे को मिलेगा तो मैंने आज आपसे पहला वादा आपकी कॉलोनी में आके सबसे पहले बोल दिया कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है। जहाँ तक बात मेरी खाली बातों की, अभी तो मैं अपने पिताजी के किए हुए कार्यों के द्वारा और इनकी पहचान से पहचाना जाता हूँ। आपने इनको कार्य करते देखा हुआ है, आपने सारे समाज के अच्छे लोग, सारे मौजूद लोग बैठे जो इन्होंने इनके टाइम पे भी यहाँ पर थे, आज तो सच्चे चलो उन्होंने काम करते नहीं देखा, लेकिन कभी भी स्वार्थ भावना से कार्य नहीं किया, कभी भी राजनीति को सेवा की तरह लिया, कभी भी राजनीति को पेशा नहीं बनाया। आजकल राजनीतिज्ञों ने राजनीति को पेशा बना रखा है। आज ये करते हैं लोग 10 करोड़ टिकट के दे दो और उसके बाद 1000 करोड़ रुपए कमा लो। आज लोगों ने धंधा बना रखा है। मैं भी जाता हूँ लोगों में, मुझे छूटते ही लोग ये कहते हैं भैया टिकट कैसे लाएगो, तेरे सामने तो बहुत अमीर अमीर लोग हैं जो टिकट की दौड़ में पहले ही आगे घूम रहे हैं। तो मैं तो वहां भी एक ही बात कहता हूँ, यहाँ भी आपके सामने एक ही बात करूँ, टिकट मैं नहीं लाऊंगा, टिकट आप लेके आओगे। टिकट जनता देती है। कहते हैं जैसे मुर्गी पहले आती है कि अंडा पहले आता है, तो लोग कहते हैं भैया टिकट ले आएगा तो जनता साथ लग जाती है। मैं कहता हूँ कि जनता अपनी टिकट दे देती है तो टिकट पार्टी अपने आप दे देती है। जैसे मेरे पिताजी ने बताया कि 1987 में जब ये चुनाव लड़ चुके थे 82 का, तो 87 में लोग जहां भी जाते थे, चौधरी देवीलाल उस समय उस पार्टी में थे, तो पहले कहते थे भैया कत्याल टिकट दोगे तो ठीक है, नहीं तैयारी पार्टी की जमाने चलते वहां से। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी की हर फैसले में पार्टी के साथ हूँ, लेकिन पार्टी को मजबूर करने के लिए आप लोग जब अपने मुंह से कुछ भी बोलते हो, पार्टी मजबूर हो जाती है टिकट देने के लिए। हमारे यहाँ से दीपक मुल्ला जी विधायक हैं, अपनी क्षमता के अनुसार वो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की क्षमता अपनी अलग अलग है। कोई ज्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। मैं तो आपको अपनी बात कहता हूँ, किसी को छीटाकशी नहीं करता। 20 साल से वकालत कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जनता में अपने पापा को भी काम करते देखा। पूरी तबीयत से मुझ में एक इच्छा है कि जब मरूं इस दुनिया से जाऊं तो लोग कहेंगे कि जैसा बाप था बेटा उससे आगे रहा है। इस भावना के साथ समाज सेवा में हूं, और मेरे को एक बात महसूस होती है कि अगर आप राजनीति में सक्रिय रूप से आगे नहीं आते, आपको ताकत, जनता का प्यार नहीं मिलता, जनता का साथ नहीं मिलता, तो आप जितनी ताकत से काम कर सकते हो तभी कर सकते हो जब जनता की ताकत आपके साथ होती है। आज अगर आप मेरे से भी उम्मीद रखो कि राजीव कत्याल कोई काम कर दे, तो मैं कहना चाहूंगा मैं तो आपकी तरह हूं, जैसे आप इधर बैठे हो मैं इधर खड़ा हूं। ना कोई अफसर मानेगा ना कोई और मानेगा। जब अफसरों को ये लगेगा भैया इसके साथ जनता का समर्थन है, तो मैं तो आप लोगों की आवाज बन के काम करूंगा। मैं तो कहीं भी जाऊंगा तो मेरी अगर ये यहाँ पे हॉल बनना है, यहाँ पे अगर भवन बनना है, तो जनता की आवाज है, मैं तो जाके बोलूंगा ये काम होना चाहिए। और एक बात आपको और कहता हूँ कि एक अंतर तो पैदा करके दिखाऊंगा, जनता के बीच में आके काम हुआ करेगा। आज क्या करते हैं कि लोगों को एमएलए के घर जाना पड़ता है, पहले ही रिवायत चलती आई है। लेकिन आपके बाद एक बात और बता रहा हूँ, आपको बोल आज रहा हूँ, लेकिन आपको अंतर दिखेगा। अगर आपका बच्चा यहाँ से एमएलए और विधायक या मंत्री बनेगा, तो हर जगह जगह जाके अफसरों के साथ लोगों के बीच में काम हुआ करेगा। लोगों को अपने आप जनता को दिखा करेगा कि भैया ये बात जो बोल रहा है क्या उनके लिए पूरी कोशिश कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एक आजकल बड़ी बीमारी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ये बोलता हूँ कमीशन थोड़ी बड़ी चलती है। अधिकारी कमीशन इकट्ठी कर करके नेताओं को भी देते हैं, नेता आगे पहुंचाते हैं। किसी भी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती। पहले ये हुआ करता था कि अधिकारी कोई गलत काम करे सीधा सस्पेंड या पैसा ट्रांसफर भेज देते थे पलवल में कि भैया यहाँ नहीं रहेगा, भ्रष्ट काम यहाँ पलवल में रह के नहीं करेगा। आज क्या परेशानी है कि थोड़ी अधिकारी थोड़े से निरंकुश हैं। माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कितनी बढ़िया नीतियां बना रहे हैं। आज भी G20 का कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। हमारे भारत देश को
ऐसा एक नेतृत्व मोदी जी की नजर में, मोदी जी के रूप में मिला हुआ है कि आज पूरे विश्व की अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 के माध्यम से। देखिए, हमारे कुछ स्तर के नेताओं की कोई कमी नहीं है, वो तो योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं को लागू करने का काम आपके बीच आपका जो प्रतिनिधि है उसका काम होता है, उस योजनाओं को कैसे लागू करेगा। तो मैं तो आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपके आशीर्वाद से आपका बच्चा यहाँ पर प्रतिनिधि रहा, तो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के साधन पैदा करने हो, मैं ये बात जानता हूं कि रोजगार देना तो सरकार पे ऐसा तंत्र नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी लगा दे, लेकिन आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जब मेरे पिताजी मंत्री थे तो ये पृथला दुधौला रोड पे सबसे ज्यादा गति रोड पे जो सारी कंपनी है वही लग रही है ज्यादातर पहले, वो रोड मेरे पापा ने बनवाई, पिताजी ने उस टाइम पे, जबकि माननीय चौधरी देवीलाल जी आज नहीं है, लेकिन उन्होंने उस काम को इन्हें मना कर दिया कि भैया सरकार पे पैसा नहीं है उस रोड बनाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या करा, उनसे कहा कि 50,000 रुपये सिर्फ मुझे यहाँ के लिए दे जाओ, मैं इसको विकास के लिए 50,000 रुपये दे जाऊँ। लेकिन इन्होंने अधिकारियों से बात करी कि मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपये एडवांस दे दें सड़क के लिए, और वहां पे सड़क का निर्माण भी करवाया। एक सड़क तो वो बनी पृथला से लेके जो दुधौला आगे होती धतीर तक गई, उसके बाद सिकंदरपुर की सड़क बनाई और वहां पर सारी आज फैक्ट्री है। तो मैं आपको एक बात आज करता हूं, और हमारे यहाँ पे KMP और KGP दो ऐसी रोड की कनेक्टिविटी है कि इससे अच्छी कनेक्टिविटी पूरे इंडिया में अगर आप देखो, इतना चौड़ा हाईवे बना हुआ है, जेवर का एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे पलवल में रोजगार की विकास होने की, नई इकाइयां खुलने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हमें जाके सरकार को दिखाने की जरूरत है। साउथ की जो DMK पार्टी है, उसके स्टालिन जो मुख्यमंत्री भी हैं वहां पर, उनके बेटे ने भी एक भाषण दिया कि सनातन धर्म को तो गायब कर देना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए, काट देना चाहिए। उन्होंने बोला सनातन धर्म तो एड्स की तरह का एक रोग है और कोढ़ की बीमारी की जैसा रोग है, इसको खत्म कर देना चाहिए सनातन धर्म को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, ना कोई धर्म की राजनीति में विश्वास रखता हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, आज वो घमंडिया जो ग्रुप बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी उन सबको मिला के सरकार बनाना चाहती है। और आज उस सोच के लोग अगर सरकार में आते हैं, अन्य धर्म, ये धर्म जैसे लोग हैं, जो DMK जैसे लोग जो सनातन धर्म पे इतना आघात कर रहे हैं, आप उनसे कल को क्या विश्वास रखोगे और उनसे क्या उम्मीद रखोगे कि कल को ठीक है वो ये तो कह रहे हैं ये कर देंगे, विकास कर देंगे, लेकिन जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी पुरातन संस्कृति चली आ रही है, उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें वक्तव्य है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी होती तो आज ही कह देती घमंडिया ग्रुप जो बना हुआ उसमें से DMK को बाहर किया जाएगा, उसके बाद वो ग्रुप बनेगा। लेकिन आप देखें किसी का भी एक भी बयान नहीं आया आज तक भी। एक मामन खान जिसकी बात अभी कर रहे थे, भाटिया कॉलोनी में जो पीछे कुछ निर्दोष लोगों के साथ दिक्कत हो रही थी, उसके लिए नूह का जो दंगा हुआ, उसमें मामन खान की जो कांग्रेस का MLA उसकी एक वीडियो चली। उस वीडियो के द्वारा, जो पुरानी वीडियो थी, लेकिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस वीडियो को दोबारा चलाकर वहां पे दंगे भड़काने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने एक भी बयान अपने उस मामन खान MLA के खिलाफ नहीं दिया आज तक कि मामन खान जो MLA इसने गलत काम किया, हम इसकी जांच तो कराएंगे, उसकी गलती थी नहीं थी, मैं कहता हूं चलो हम कोई नहीं होते इसका निर्णय देने वाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक एक भी ऐसी जांच भी अपनी प्रारंभिक स्तर पर अपने अंदर बैठ के पार्टी लेवल पे भी नहीं की कि उसके बयान की वजह से क्या दंगा भड़का। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी सोच, इनकी नीति बिल्कुल अलग है। ये अपनी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की भलाई के लिए, आज भारत हमारा विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने जा रहा है। आज चीन भी घबराकर G20 के उसमें जो हमारा सम्मेलन हो रहा है, चीन उसमें आया ही नहीं भारत के यहाँ पर। उसको डर लग रहा है कि मोदी जी के यहाँ पे जो अमेरिका से इतने अच्छे संबंध है, दूसरे रशिया से इतने अच्छे संबंध है, और आर्थिक दृष्टि से इतना आगे आ रहा, 7.8 की GDP आज भारत की पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, पूरा देश भी तरक्की करे, साथ में हमारा पलवल भी तरक्की करे। ये नहीं कि दूसरे के घर में दिवाली हो रही है और हमारे घर में अंधेरा हो। हमें भी चाहिए कि हमारे यहाँ पे भी विकास हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी नीतियों के साथ मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। आप देखिए पीछे उन्होंने 5 लाख तक की आयुष्मान की योजना बनाई। उनका सोच क्या थी? उनकी सोच ये थी कि कोई गरीब आदमी है, किसी को अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, वो इलाज नहीं करा सकते, तो आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक का बीमा उनका हो रखा है। उनकी सोच गरीब आदमी के तक कल्याण और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री को योजना बनाता है उसको पहुंचाना जनता तक प्रतिनिधि का काम होता है।
तो मैं आपको एक बात इतना कहना चाहता हूं कि अगर कल को मेरे को आपके आशीर्वाद से कोई मौका मिला तो जो योजनाएं हमारी पार्टी बना रही है, खाली योजनाओं में पहुंचाने का काम नहीं करेंगे लोगों तक, हम भी बताएंगे यहाँ से कि क्या चीजें और बननी चाहिए, हमारे इलाके की क्या दिक्कत है, उसको भी सम्मिलित किया जाए अपनी सारी की सारी योजनाओं में। तो ये सब चीजें जब हो सकती हैं जब आप लोगों की ताकत इकट्ठी होकर एक ऐसे आपके प्रतिनिधि के रूप में आए जिससे कि हम पलवल क्षेत्र का विकास कर सकें। आप सबने मुझे यहाँ इतना मौका दिया, मेरे सब बुजुर्गों ने मुझे सुना, मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ, भारत आज युवाओं का देश है। आज भारत में 140 करोड़ की आबादी में से 25 साल की उम्र के 70 करोड़ लोग हैं। 50% आबादी 25 साल की उम्र के लोगों की है और 35% आबादी 65% लोग ऐसे हैं जो 35 वर्ष की उम्र के हैं। तो युवाओं को अपना दायित्व भी समझने पड़ेंगे, उनको भी देखना पड़ेगा। खाली घर पे बैठ के ये बोल देना कि ये काम ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक कर रहा, इतना ही काफी नहीं है। उनको भी समाज में भारत को आगे लाने के लिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करने की जरूरत है। देखिए एक बात और बताता हूं आपको, सब रोजी रोटी में लगे रहते हैं, मैं भी वकील हूं, मैं भी अगर कोई छोड़ के आता हूं अपने केस, मेरा भी नुकसान होता है। ऐसे ही हर आदमी जो अपनी रोजी रोटी में लग रहा है, अगर ये सोच के समाज के कामों में आगे नहीं आएगा कि मैं तो रोजी रोटी कमा रहा हूं और मेरे को पूछता कौन है, तो जब काम नहीं चलता फिर हम पिछड़े ही रहेंगे। आपने एक बात बोली कि हमारा क्षेत्र, ये जो पूरा एरिया है पिछड़ा हुआ है, इसकी कोई सुध नहीं लेता। सुध जब नहीं लेता जब हम चुपचाप बैठे रहते हैं। जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया वहां से आवाज आ रही है, अगर काम नहीं किया तो जूतों से पिटाई होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी शक्ति को पहचान के 5 साल में एक बार चुनाव आता है, अगर हम 5 साल में उस मौके को खो देते हैं तो उसके बाद दोबारा 5 साल पछताना ही पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए मैं आप सबसे एक बार पुनः आपको सिर्फ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कभी कोई आपकी तरफ से मेरे को आशीर्वाद रहा और आगे मैं खूब अपनी तरफ से तैयारी कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जो कुर्सी पे पीछे बैठा है वो भी आगे एमएलए बन सकता है, खाली राजीव कत्याल या दीपक मंगला नहीं। कोई भी जो गरीब से गरीब व्यक्ति अगर पार्टी को लगता है कि वो भी इस लायक है कि जनता की सेवा कर सकता है तो उसको भी मौका है। राम सिंह जी खड़े हैं, राम सिंह जी को लगता है अगर इनको मौका है तो इनको भी आगे आना चाहिए और प्रतिस्पर्धा में रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे पुनः एक बार अपने लिए समर्थन भी मांगता हूं। अगर आपको लगता है मैं इस लायक हूं तो मेरा साथ दीजिए।